हाय गाइस, तो आज के लेक्चर हम बात करेंगे 11th के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर। जैसे कि आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम की हम बात करें तो कोई भी हमारे पास कंपाउंड, कोई भी हर एक वस्तु, कोई भी चीज़ हो वो एटम की बनी होती है। यानी कि हम किसी भी वस्तु को तोड़ते जाए, किसी भी वस्तु को हम तोड़ते जाए तो उसका जो फाइनेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे छोटा जो कण होगा, उसको हम कहते हैं एटम, परमाणु। यानी कि सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम एटम कहते हैं। तो जो एटम होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ए प्लस टॉम, जहाँ पर ए का मतलब जो होता है वो तो होता है नॉट यानी कि नहीं, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल यानी कि विभाजित। यानी कि एटम यानी कैसा होता है, नॉट डिविजिबल, जिसको हम और उससे विभाजित नहीं कर सकते। और एटम के बारे में जहाँ एटम के बारे में सबसे पहले जो चर्चा हुई थी वो महर्षि कणाद ने की थी। और इसके बाद एटम के बारे में हम जो सबसे पहले जो थियोरी दी थी एटम की, वो डाल्टन ने दी थी। तो जो डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत है उसका हम थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें उसने ये बोला कि जो डाल्टन के अनुसार जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म अविभाजित कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, अति सूक्ष्म अविभाजित कण है, अविभाजित कण है, ये डाल्टन ने बोला था। इसके बाद ये सन 1800 की बात है। तो डाल्टन के अनुसार जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म अविभाजित कण है, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। साथ ही डाल्टन का ये कहना था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। देखिए, डाल्टन ने बोला कि परमाणु अति सूक्ष्म अविभाजित कण है, क्लियर। लेकिन हम जानते हैं कि अभी ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो परमाणु होता है वह सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह से। लेकिन जो डाल्टन ने उस वक्त कहा था, तब ये बात काफ़ी लगभग 100 सालों तक लोगों ने इस बात पर भरोसा किया था। तो डाल्टन के कहने के अनुसार जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म अविभाजित कण है। इसका दूसरा जो उसका पॉइंट था वो ये था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। दूसरा उसका जो पॉइंट था वो कुछ इस प्रकार का था, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, सभी परमाणु समान होते हैं, ये डाल्टन का सेकंड पॉइंट था। तो उसके अनुसार जो एक ही तत्व उसके सभी परमाणु समान होंगे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, आज की हम बात करते हैं तो आइसोटॉप की बात करें तो डाल्टन का कहना ये था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी समान होगी, उनका भार वगैरह सब समान होगा। लेकिन आज हम बात करते हैं आइसोटॉप की, समस्थानिक। अगर हम बात करेंगे समस्थानिक, तो समस्थानिक हम देख कर, जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात कर रहे हैं अपन, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 एंड 1H2 और 1H3। तीनों का आप देख रहे हो, तीनों के सेम, तीनों तीनों परमाणु देखकर समान नहीं है, तीनों का भार अलग अलग है। तो इसका कहना क्या था, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। तो आइसोटोप में आप देख रहे हो कि तीनों एक ही परमाणु, लेकिन फिर भी उनके भार अलग अलग होते हैं। और इसके बाद उसने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा, वो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, क्लियर। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं गुणधर्मों में। यानी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन हम बात करते हैं समस्थानिक, उसमें हम देख रहे हैं कि उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। एज इट उसमें बोले अलग अलग तत्व की प्रॉपर्टी, अलग अलग तत्व के परमाणु भी अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग तत्व है, उनके परमाणु की प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं हो सकती, परमाणु भार वगैरह कुछ भी। लेकिन इसकी भी हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आइसोबार है ना, समभारिक। समभारिक में जो परमाणु भार होता है समान होता है, जबकि वो एलिमेंट अलग अलग होते हैं, फिर भी उनका जो परमाणु भार होता है समान होता है। जबकि डाल्टन का कहना क्या था, अलग अलग तत्व के परमाणु भार, मतलब अलग अलग तत्व के जो गुणधर्म है वो भी अलग अलग होंगे, जो भी उनके परमाणु भार वगैरह वो भी आगे वो भी अलग अलग होंगे। लेकिन हम बात करते हैं समभारिक की, तो समभारिक में क्या होता है, उनके परमाणु जो भार होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। उसी प्रकार उसने बोला कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये बोला उसने। लेकिन हम बात कर देंगे समस्थानिकों की, तो समस्थानिकों का परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है। जबकि डाल्टन का कहना क्या था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु के सभी गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिक। उसी प्रकार से अलग अलग तत्व के परमाणु गुणों में अलग अलग होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं समभारिक की,
हम बात करेंगे समभारिक। तो समभारिक में क्या होता है, परमाणु अलग अलग है लेकिन उन सबके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। तो वो गुण क्या होता है, समान होता है। क्लियर। तो ये तो डाल्टन ने कुछ बात कही थी। तो डाल्टन ने परमाणु के बारे में जो पहली थ्योरी दी थी वो डाल्टन ने दी थी और तकरीबन 100 सालों तक डाल्टन की बात पर विश्वास किया गया। और इसके बाद शुरू होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूरा एक हिस्ट्री है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद एक्चुअल में एटॉमिक मॉडल आने लगे। इसके पहले डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत पॉस्टुलेट दे दिए, परमाणु के बारे में बता दिए ये जो होती है यूँ। और इसके डाल्टन को इसीलिए ज़्यादा प्रायोरिटी मिली क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस तरह से परमाणु के बारे में बात नहीं की थी, इस तरह से इन सारे पॉइंट्स के साथ। तो डाल्टन की जो बातें थी वो तकरीबन 100 सालों तक चली और इसके बाद शुरू होती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या है वगैरह। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे कि हम सब जानते हैं किसने की थी, जे थॉमसन ने। देखो इसका नाम भी किसी और ने दिया था लेकिन क्रेडिट जाता है थॉमसन को, जे थॉमसन को। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो ऐसा नहीं है कि थॉमसन ने आया और तुरंत इसको डिस्कवर कर लिया। एक्चुअली में इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था इसके ऊपर। और जो सबसे ज़्यादा वर्क किया था माइकल फेराडे था। माइकल फेराडे भी उसको इसी पे वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तब हम बात करने वाले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड किरण जो होती है उनकी रे ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो जे थॉमसन ने जो कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने क्या किया, ध्यान देना, उसमें उसने एक ट्यूब ली। उस ट्यूब को हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। इसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। अब उसमें उसने क्या किया कि उसका जो प्रेशर था उसके अंदर गैस भरी और उसका प्रेशर बहुत बहुत कम कर दिया, बिल्कुल कम, 0.001 तक कर दिया, बहुत कम कर दिया प्रेशर। और उस पर 2 इलेक्ट्रोड रखे। एक इलेक्ट्रोड का संबंध बाहर के सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल से किया जिसको कैथोड कहा, और दूसरे इलेक्ट्रोड का संपर्क सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से किया जिसको एनोड कहा। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक का संपर्क नेगेटिव टर्मिनल से जिसे कैथोड कहा और दूसरे का संबंध पॉजिटिव टर्मिनल से जिसे एनोड कहा। और वो जो एक्सटर्नल सोर्स था वो 1000 वोल्ट था, बहुत ज़्यादा उच्च विभव था, 1000 वोल्ट का पावर था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हुई तो यहाँ पर देखा गया कि जो एनोड इलेक्ट्रोड था उसके पीछे उन्होंने फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगाई थी। फ्लोरोसेंस स्क्रीन का मतलब क्या है, वो ऐसे मटेरियल की बनी होती है, जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है वो फ्लोरोसेंस मटेरियल की बनी होती है, यानी कि जिस पर कोई पार्टिकल गिरता है तो चमकने लगती है। तो यहाँ पर जैसे ये बहुत ही उच्च विभव से पारित हुआ तो यहाँ पर जो एनोड है उसके पीछे जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगी हुई थी वो चमकने लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कैथोड से कोई चीज़ निकली जो कि यहाँ पर टकराई फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर, जिसकी वजह से वो स्क्रीन क्या होने लगी, चमकने लगी। और उन अदृश्य किरणों को उन्होंने बोला कैथोड किरणें। यानी कि वो जो अदृश्य किरणें थी वो कौन सी किरणें थी, कैथोड किरणें थी। अब उनको कैसे पता चला, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कैसे हुआ कि जो एनोड था, मतलब ये जो पीछे वाला भाग है जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ पर जेडनेस का लेप किया होता, फ्लोरेसेंस स्क्रीन जेडनेस, तो वो जो स्क्रीन थी वो चमकने लगी।
इसलिए उन्होंने क्या किया, जो एनोड लिया था वो छिद्रित लिया था। एनोड कैसा था, छिद्रित था। तो एनोड छिद्रित था, जिसकी वजह से कैथोड किरणें इसके अंदर से गुजरी और वो कैथोड किरणों के जो पार्टिकल थे वो किस पर टकराए, वो कैथोड किरणों के पार्टिकल किससे टकराए, इन्फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे टकराए, जिसकी वजह से वो चमकने लगी। यहाँ पर वो किरणें दिख नहीं रही थी उनको, क्लियर, लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई हुई थी वो चमकने लगी। इसका मतलब कोई पार्टिकल कैथोड से निकल रहा है और कैथोड से निकल के वो क्या हो रहा है, इस स्क्रीन पे टकरा रहा है, जिसकी वजह से ये स्क्रीन चमकने लगी। क्लियर, बात समझ पा रहे हो? तो उन अदृश्य किरणों को उन्होंने क्या बोला, कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्यों बोला, क्योंकि वो कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर क्या, जो 1000 वोल्ट बहुत ही उच्च विभव था, तो उच्च विभव के कारण यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की बहुत अधिक उच्च विभव हो गया। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, अभी हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यहाँ पर हम पार्टिकल बोल, यहाँ के जो पार्टिकल उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वो पार्टिकल इधर गए कैथोड किरणों के साथ, यानी कि वो जो पार्टिकल थे वहां पर गए और कहां पर, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे टकराए, जिसकी वजह से ये स्क्रीन क्या होने लगी, चमकने लगी। ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन जो होती है वो एक्चुअली में फ्लोरेसेंट मटेरियल की बनी होती है, जिस पर कोई पार्टिकल गिरता है तो वो स्क्रीन वो चमकने लगता है। तो यहाँ पर ये जो कैथोड किरणें थी वो उस स्क्रीन पे गिरी और स्क्रीन चमकने लगी। यानी कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो जिस पार्टिकल की बनी होती है उसको फिर उन्होंने बोला इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो इन कैथोड किरणों की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, क्या एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, वो एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब का अंदर का जो प्रेशर था बहुत बहुत कम कर दिया। इसके बाद उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा कैथोड इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड इलेक्ट्रोड। फिर इसके बाद जैसे उन्होंने यहाँ पर बहुत ही उच्च विभव दिया और यहाँ से कैथोड किरणें निकली जो कि छिद्रित एनोड था उससे टकराकर उस फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर टकराई, जिसकी वजह से चमकने लगी और ये स्क्रीन चमकने लगी, जिससे ये रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कैथोड से कोई चीज़ निकल रही है जो यहाँ पे आ रही है। और उसी को उन्होंने बोला, वो जो अदृश्य किरणें थी उसी को उन्होंने बोला कैथोड किरणें। और इसी कैथोड किरणें से वो जो कैथोड किरणें होती है वो पार्टिकल्स की बनी होती है और वो पार्टिकल को उन्होंने बोला इलेक्ट्रोड। क्लियर? तो हम कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैथोड किरणों के गुणधर्म की। गुणधर्म, उन कैथोड किरणों के क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो। तो सबसे पहला जो गुणधर्म वो है कि इन पर ऋणावेश होता है। कैथोड किरणों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। इन पर ऋणावेश होता है, नेगेटिवली चार्ज होती है ये। अब ये बात कैसे पता चली, वो तो ध्यान देना, इन पर ऋणावेश होता है वो क्योंकि इन्होंने देखा कि वो जो कैथोड किरणें थी वो किस तरफ आई है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आई है। समझ लो ना, यानी कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुई है। इट मीन कि उसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, वो नेगेटिवली टर्मिनल, नेगेटिवली चार्ज होगी। समझ लो ना। और दूसरा इन्होंने कैसे प्रूव किया कि इन पर ऋणावेश होता है वो, तो ध्यान देना उन्होंने क्या किया वो, तो जैसे कि ट्यूब है, क्लियर, ये हमारे पास ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब। तो उन्होंने क्या किया, ये जो टर्मिनल लगे हुए थे यहाँ पर उन्होंने 2 फील्ड लगा दिए, 2 फील्ड लगा दिए। एक तरफ लगा दी पॉजिटिव प्लेट और एक तरफ लगा दी नेगेटिव प्लेट। इन दोनों प्लेटों को लगा दिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी जो कैथोड किरणें थी, कैथोड रे थी, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुई, डेविएट हुई, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ विचलित हुई। वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ विचलित क्यों हुई, क्योंकि उन पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। समझ लो ना, यानी कैथोड जो किरणें होती है उन पर ऋणावेश होता है, प्रूफ हो गया। एक तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रही है इसलिए उन पर ऋणावेश होता है, और दूसरा कि उन्होंने क्या किया, तो कैथोड ट्यूब के एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाई और एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगाई, है ना। और फिर देखा कि वो जो कैथोड रेज है वो किस तरफ विचलित हो रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब उनके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कैथोड रेज जो होती है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? ये पहला गुणधर्म है कैथोड रे का।
कैथोड किरणों का कि उन पर ऋणावेश होता है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि कैथोड किरणें एक सरल रेखा में गति करती है। ये कैथोड किरणें, ये जो किरणें होती है कैथोड किरणें, ये कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। तो जो कैथोड किरण होती है वो उन पर एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा जो होता है वो एक सरल रेखा में गति करती है। अब एक सरल रेखा में गति करती है वो कैसे पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो किरणें जो गति कर रही थी उसके बीच में अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जब अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रख दिया और वो किरणें जब गुजरी वहां से, तो उस अपारदर्शी ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ, हम बात करते हैं दूसरी तरफ उसकी छाया बनने लगी। अब छाया कब बनती है? छाया तब बनती है जब किरणें सीधी रेखा में सीधी चले। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, बीच में कैथोड रे ट्यूब जो था उसके बीच में उन्होंने अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रख दिया, जिसकी वजह से उसके पीछे की तरफ छाया बनने लगी। जिससे क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकला कि जो कैथोड किरणें है वो कैसी होती है, सरल रेखा में गति करती है। क्लियर? ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था, कैथोड किरणें ऋणावेश होती है, वो कैसे पता चला? उन्होंने जो कैथोड रे ट्यूब थी उसके दोनों तरफ प्लेट रखी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो जो वो कैथोड रे थी वो किस तरफ वितरित हुई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब खुद पे उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा पॉइंट, ये सरल रेखा में गति करती है, ये कैसे पता चला? उस ट्यूब में बीच में अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रखा तो उसके दूसरी तरफ छाया बन गई, और छाया तभी बनती है जब किरणें सीधी रेखा में चलती है। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। इनके पास गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। मतलब कि जितने भी कैथोड रे थी उन कैथोड रे के पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अब ये कैसे पता चला? तो उन्होंने क्या किया, कैथोड जो रे ट्यूब थी उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पैडल लगाए, बहुत छोटे छोटे, और फिर देखा कि वो पैडल जो थे वो मूव करने लगे। यानी कि कहने का मतलब कि जो कैथोड रे है वो पार्टिकल्स की बनी है, इन्हीं पार्टिकल्स की। वो पार्टिकल्स पैडल पे टकरा रहे और पैडल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब उनके पास एनर्जी है, वो जो कैथोड है उनके पास एनर्जी है और वो क्या कर रहे, मूव कर रहे। तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, यानी कि इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैथोड किरणें जो होती है वो ऋणावेशित होती है। दूसरा, ये किरणें सरल रेखा में गति करती है, वो उनको कैसे पता चला, एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रखकर। तीसरा, इनके पास गतिज ऊर्जा होती है, वो कैसे पता चला, छोटे छोटे पैडल रखे ट्यूब में जो मूव करने लगे। ठीक है, तो वो एनर्जी, वो पार्टिकल उस पैडल से टकरा रहे हैं और उस पैडल को मूव करवा रहे हैं, मतलब उनके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? तीसरा, यह किरणें छोटे छोटे कणों की बनी होती है। ये जो किरणें होती है, यह किरणें छोटे छोटे कणों की बनी होती है। यह किरणें छोटे छोटे कणों की बनी होती है। ये जो किरणें होती है छोटे छोटे कणों की बनी होती है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि जब हम छोटे छोटे कणों की, क्योंकि इनके पास क्या होती है, क्योंकि इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। क्योंकि जो कैथोड रेज होती है, अगर हम बात करें कैथोड किरणों की, तो कैथोड जो रे हैं, कैथोड किरणें, उनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा। उन कैथोड किरणों के पास क्या थी, गतिज ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा किसके पास होती है, कणों के पास होती है। गतिज ऊर्जा किसके पास होती है, पार्टिकल्स के पास। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, 1/2mv², जहाँ पर m क्या है, m क्या है, द्रव्यमान, मास। और मास किसका होता है, मास की हम बात करें तो मास किसका होता है, कण का होता है। समझ पा रहे हो? यानी कैथोड जो किरणें वो छोटी छोटी कणों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि कैथोड किरणों के पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2mv², जहाँ पर m क्या है, मास। और मास यानी कण का मास होगा, यानी कि जो कैथोड किरणें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। क्लियर? और
पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि जब इनको धनावेशित विद्युत क्षेत्र में रखा, इन किरणों को धनावेशित विद्युत क्षेत्र में रखने पर धनावेशित विद्युत क्षेत्र में रखने पर जब इनको धनावेशित विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये विचलित हुई। धनावेशित विद्युत क्षेत्र में रखने पर विचलित हुई। तो किस तरफ विचलित हुई? ऋणावेश की तरफ, सॉरी धनावेशित, इनको धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये विचलित हुई। यानी कि जब इनके दूसरी एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रखा तो देखा कि उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये विचलित हुई। यानी कि उनकी खुद के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो ना? धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या विचलित हुई, यानी कि वो जो ट्यूब था उसके दूसरी तरफ कैथोड रे ट्यूब था, उसके चारों तरफ पॉजिटिव प्लेट जब रखी गई तो देखा कि वो जो कैथोड रेस थी वो उस पॉजिटिव प्लेट की ओर विचलित हुई। पॉजिटिव जो प्लेट थी उसकी तरफ क्या हुई? विचलित हुई। मतलब उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा जो विचलित होगी? ऋणावेश होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो विचलित होगी वो। क्लियर? उसी प्रकार एज इट इज उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तब भी वो क्या हुई? विचलित हुई। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी क्या हुई? रखने पर भी विचलित हुई। वो कैथोड किरणें थी, वो उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तब भी वो क्या हुई? विचलित हुई। तो सबसे पहला क्या था कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब के अंदर गैस भरी और उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। इसके बाद क्या किया उन्होंने, उनको दो इलेक्ट्रोड लिए, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा जिसको कैथोड बोला और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको एनोड बोला। अब क्या किया, बहुत ही उच्च विभव पारित किया गया 1000 वोल्ट तक। तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकली और वो एनोड पर गई जहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई थी, फ्लोरेसेंस स्क्रीन। वो स्क्रीन चमकने लगी, यानी कि यहाँ से कोई चीज़ निकली है, जिसको उन्होंने बोला कैथोड किरणें। और फिर बाद में उन्होंने देखा कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। वो किससे पता किया? तो उसके दो, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट रखी, एक नेगेटिव प्लेट रखी, तो जो किरणें थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई, उस तरफ विचलित हुई। यानी कि डेफिनेटली उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, किरणें सरल रेखा में गति करती है। कैसे सरल रेखा में गति करती है? उसके बीच में एक अपारदर्शी ऑब्जेक्ट रख दिया, जिसकी छाया बनने लगी, यानी कि वो कैसे एक सरल रेखा में गति कर रही है। तीसरा, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। बीच बीच में पैडल रखे गए तो पैडल क्या होने लगे? घूमने लगे। तो यानी कि वो पार्टिकल उस पैडल से टकरा रहे हैं और उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। खुद के पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और यह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है कैथोड रे, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। और इसके बाद इनको धनावेशी क्षेत्र में रखा तो ये विचलित हुई, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तब भी ये विचलित हुई। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ये जो किरणें होती है वो फ्लोरेसेंस का उत्पादन करती है। क्लियर ना? यानी कि वो क्या करती है, वो क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है तो चमक उत्पन्न करती है। यानी कि ये जो कैथोड किरणें होती है वो फ्लोरेसेंस का उत्पादन करते हैं। कैथोड किरणें फ्लोरेसेंस का उत्पादन करते हैं। फ्लोरेसेंस का उत्पादन करती है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात, यानी कि जो कैथोड किरणें है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और जो कैथोड किरणें है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उन पार्टिकल को फिर बाद में क्या बोला गया? इलेक्ट्रोड बोला गया। यानी कैथोड किरणें जो होती है वो इंडिविजुअल पार्टिकल की बनी होती है। तो उनके अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की होती है, यानी कैथोड किरणें इंडिविजुअल पार्टिकल की बनी होती है, जिनको बोला गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यानी कि जो कैथोड किरणें वो कणों से मिलकर बनी होती है, इंडिविजुअल पार्टिकल। और वो कण क्या कहलाए? वो उन कणों को उन्होंने क्या बोला? उन कणों को बोला गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ तक? अब उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोड जो था उसके मटेरियल को बदल दिया। यानी कि इलेक्ट्रोड जो उन्होंने जो इलेक्ट्रोड लिया था उसके मटेरियल को बदल दिया। इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर दिया। वो जो इलेक्ट्रोड लिया था उसके मटेरियल को उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज किया
तो उसको चेंज करने के बाद उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज है, जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड रेज थी, उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आया, उनके गुणधर्म में कोई चेंज नहीं हुए। यानी कि इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर दिया तो कैथोड रेज चेंज हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो गैस भरी हुई थी उस गैस को भी उन्होंने चेंज कर दिया। तो गैस को चेंज करने के बाद भी देखा कि जो कैथोड रेज थी, उस कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज थी उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया, उसके अंदर गैस थी वो भी चेंज कर दिया, तो भी कैथोड किरणों की गुणधर्मों में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली और तरीके से किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक के मटेरियल को चेंज कर दिया, गैस को चेंज कर दिया, तब भी जो कैथोड रे थी उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी वही आई जो कि पहले थी। तो इससे फिर क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे फिर अगर निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन निकाले, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि कैथोड रे जो होती है वो किसी मटेरियल पर या फिर गैस पर निर्भर नहीं करती। यानी कि जितने भी एटम हैं, उन सभी एटम में कैथोड रे मिलती है। समझ पा रहे हो? और अगर वो सभी मटेरियल में या सभी एटम में नहीं होती तो जब उन्होंने मटेरियल चेंज किया तब उनकी प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए थी। यानी कि फंडामेंटल कैथोड किरणें जो होती है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल की बनी है। समझ पा रहे? यानी कि निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पर, निष्कर्ष ये कि कैथोड जो रे हैं, कैथोड किरणें हैं, जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड किरणें किसी मटेरियल पर, पदार्थ पर, किसी मटेरियल पर निर्भर नहीं है, ना ही उसमें भर जाने वाली गैस पर निर्भर नहीं है। यानी कि वो कैथोड से निकल रही है, वो चाहे कोई भी मटेरियल ले लो वहां से निकल रही है, वो उस मटेरियल पर डिपेंड है ही। मतलब सभी तरह के एटम में पाए जाने वाली ये किरण है, सभी प्रकार के मटेरियल में पाई जाती है। यानी कि मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार के परमाणु यानी कि एटम में पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि मटेरियल चेंज कर दिया हमने तो भी उनकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ। यानी कि जितने भी एटम है सब में सेम कैथोड रे में, यानी कि वो एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल की बनी है। यानी कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकला कि जो कैथोड किरणें हैं, ये कैथोड किरणें एक फंडामेंटल आधारभूत कणों से मिलकर बनी हुई है। एक फंडामेंटल पार्टिकल आधारभूत कणों से मिलकर बनी हुई है। और फिर उन कणों को बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सभी एटम में होते हैं, चाहे वो कोई सा भी मटेरियल हो। समझ में आई बात? उन्होंने क्या किया, एक कैथोड रे ट्यूब लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और बहुत उच्च विभव पारित किया, तो देखा कि जो एनोड के पीछे की तरफ जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई हुई थी वह चमकने लगी। यानी कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकली, जिन्होंने बोला कैथोड किरण। फिर उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, सरल रेखा में गति कर रही थी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई थी और इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विचलित हुई, विद्युत क्षेत्र में रखने पर विचलित हुई। और ये किरणें कैसी थी, फ्लोरेसेंस का उत्पादन करने वाली थी। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोड चेंज कर दी, गैस चेंज कर दी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। यानी कैथोड किरणें मटेरियल पर डिपेंड नहीं है, सभी प्रकार के एटम में पाई जाती है और वो बेसिक एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इसीलिए तो मटेरियल चेंज करने पर वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो किसी फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई है और उस फंडामेंटल पार्टिकल को बोला गया इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। क्लियर?